अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास वेनेसडे 17 सितंबर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने सूडो कोड में। सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ देन एल्स पढ़ा था। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास हमारा इनपुट पे आउटपुट बेस कर रहा हो, यानी आउटपुट उसी वक्त आएगा, डिपेंड होगा कि इनपुट क्या दिया जा रहा है। मैंने बताया था कि इफ में तरीकेकार ये होता है कि आप इफ के बाद कंडीशन लिखते हो और देन ऊपर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हमने सूडो कोड गाइड में पढ़ा था कि देन आप ऊपर भी लिख सकते हो और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू आती है, फिर एल्स लिख के हम वैल्यू इफ फॉल्स लिखते हैं। तो इफ देन एल्स के लिए हमने एक छोटा सा सूडो कोड लिखा था कि नंबर इनपुट कराओ और वो नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो आउटपुट करो पॉजिटिव, नहीं तो आउटपुट करो नेगेटिव। एक मैंने सवाल लास्ट क्लास में शुरू किया था कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट आ नंबर एंड आउटपुट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इस पे मैंने आपसे जो डिस्कशन की थी वो डिस्कशन ये थी कि हमारे पास इवन और ऑड करने के लिए जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर लेते हो 18, तो इवन नंबर हमेशा वो नंबर होता है कि जो टू से डिवाइड होके ना पूरा डिवाइड हो जाए। हमें इवन नंबर हमेशा वो नंबर मिलता है जो जब भी टू से डिवाइड हो तो वो हमेशा हमारे रिमाइंडर में जीरो दे। तो हम उस नंबर को इवन कहते हैं। तुम कोई भी नंबर दे दो, है ना। वालेकुम अस्सलाम वलीद। कोई भी एक नंबर दो मुझे बच्चों, हमें ऑड और इवन बताना है, तो गिव मी अ नंबर। कोई भी एक नंबर। 76, ठीक है ना। तो 76 इज द नंबर। तो अगर 76 को मैं टू से डिवाइड करूं, इवन नंबर हमेशा टू से डिवाइड होने पे जीरो देता है। अगर आप देखो तो यहाँ देख सकते हो कि टू थ्री ज़ा सिक्स, ठीक है, एक बचा 16 आया, और टू एट ज़ा 16। तो इवन नंबर पे हमेशा रिमाइंडर जीरो आता है। अब आप अगर एक ऑड नंबर दो, चलो मैं कहता हूँ एक ऑड नंबर है 37, तो हमेशा टू से ऑड नंबर डिवाइड होने पे वन देता है। बिलाल ने 67 दिया, तो बिलाल की बात मान लेते हैं, 67 लेते हैं और टू से 67 को करते हैं तो टू थ्री ज़ा सिक्स हो गया और टू थ्री ज़ा सिक्स हो गया, बच गया वन। तो एक बात समझ में आती है कि टू से डिवाइड होने पे अगर हमें नंबर में रिमाइंडर जीरो मिल रहा है तो वो इवन होगा, और अगर वन मिल रहा है तो वो ऑड होगा। तो इसीलिए मैंने पिछली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड बताया था, मॉडुलस का। मॉडुलस कहता है द रिमाइंडर दैट इज लेफ्ट ओवर। मॉडुलस में हमेशा डिवीजन के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है, जैसे टू थ्री ज़ा सिक्स, बच गया एक। तो मॉड जब भी लिखा जाता है तो हमेशा उससे जो वापसी होती है आउटपुट पे वो रिमाइंडर की होती है। तो सूडो कोड के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक सूडो कोड बनाओ जो क्या कर रहा, तो सवाल हमारा ये था कि हमने एक इनपुट करना है नंबर और आउटपुट करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो उसका आप लोग अपना अपना सॉल्यूशन मुझसे शेयर कर सकते हो कि अगर मैं उसके बारे में लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा। मैं डेफिनेटली यही लिखूंगा, इनपुट आ नंबर 11 है, तो मैंने इनपुट कर दिया नम। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ नम, अगर जो मेरा नम है, अच्छा मॉडुलस के लिए परसेंटेज साइन लगाते हैं हम। मॉडुलस के लिए परसेंटेज का साइन लगता है सुडो में। इफ नम का मॉडुलस टू, अगर नम को टू से डिवाइड करो और वो इक्वल्स आ जाए तुम्हारे पास जीरो के, और वो इक्वल किसके आ जाए, जीरो के, ठीक है। मॉडुलस एक साइन होता है, मॉडुलस परसेंटेज का साइन होता है। वो जब भी किसी वैल्यू को डिवाइड करता है तो हमेशा रिमाइंडर देता है। ये है मरियम। तो मैंने लिखा कि अगर नंबर का परसेंटेज का साइन यहाँ पे बता रहा है कि ये मॉडुलस का साइन है, तो ये जो परसेंटेज है यहाँ पे ये मॉड्यूलस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस है। अगर नंबर का मॉडुलस टू से लिया जाए और वो रिमाइंडर में जीरो दे दे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो कौन है। तो फिर हम लिखेंगे देन, फिर हम लिखेंगे देन, और देन के बाद थोड़ा सा स्लाइटली टैप देके लिख देंगे आउटपुट इवन, इवन नंबर। और इसी तरह एल्स लिख देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लिख सकते हैं कि आउटपुट ऑड।
ये एक सूडो कोड है इवन और ऑड नंबर का। सूडो कोड है कि अगर हम इवन और ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जीरो होगा तो जीरो भी इवन ही कंसिडर होता है आसान। और एक चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताई नहीं थी कि हम जब भी सूडो कोड लिखते हैं तो जितने भी वेरिएबल नीचे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है नम का, है ना, नम का वेरिएबल, तो उस नम के वेरिएबल की डेफिनेशन देनी होती है कि भाई हम नम का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डिक्लेयर लिखते हैं, डिक्लेयर के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि वो किस डेटा टाइप का है। तो जो नंबर यहाँ डाला जा रहा है वो इंटीजर है, इंटीजर इसलिए कि इसमें कोई डेसिमल कंटेन नहीं कर रहा। क्या आपको ये बात समझ में आती है सबको? सीधा सीधा हिसाब है कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में जीरो दे दे। तो अब ये सूडो कोड एडिटर आ गया यहाँ पर। अब हम ये वाला चला के देखते हैं प्रोग्राम। तो नम इज अ नंबर विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, सही है। आउटपुट में लिखा हुआ एंटर अमाउंट इन डॉलर, वो तो खैर पिछले बच्चों को सवाल करा रहा था। यहाँ पे आप इवन और ऑड कर रहे हो ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कि अ वैल्यू इंटर अ वैल्यू टू फाइंड वेदर इट इज इवन और ऑड। वो ये आपसे कह रहा है कि एक नंबर इनपुट कराओ और बताओ कि वो इवन है या ऑड है। तो इनपुट यहाँ पे हम लिख देते हैं नम, नम इज अ नंबर। अब हम यहाँ लिखते हैं इफ, सही है, इफ नंबर का मॉडलस। यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इक्वल टू साइन ले रहा है या मॉड लेगा। चला के देख लेते हैं, वरना हम उसको सही कर देंगे। तो हम ये कहते हैं कि अगर नंबर का मॉडलस टू से लेने पे जीरो आता है तो देन क्या होना चाहिए, आउटपुट। फिर आउटपुट हो जाना चाहिए कि नंबर इज इवन, कि वो जो नंबर एंटर किया गया है वो इवन है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आउटपुट होना चाहिए, फिर आउटपुट होना चाहिए नंबर इज ऑड। यहाँ छोटी मोटी सिंटेक्स की वो आ सकता है एरर, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट काम करता नहीं हूँ। लेकिन जो एरर आएगा वो हम नीचे देख के आराम से उसको रिमूव कर देंगे। छोटा मोटा कुछ एरर सिंटेक्स का आया तो विल सी दैट। चला के देखते हैं इसको। नम ले रहा है, नम लेने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ है वो बताएगा। परसेंटेज के साइन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। वो देखो उसने नीचे हमें बता दिया कि अगर आपने मॉड इस्तेमाल करना है तो आप फिर तरीका ये लिखो कि मॉड लिखो और ए कॉमा बी लिखो। अब यहाँ देख लेते हैं आईजीसी के हिसाब से, क्योंकि ये तो सूडो कोड एडिटर है। तो अब उसमें जो बता रहा है उसमें ही कह रहा है कि आप यहाँ परसेंटेज का साइन ना इस्तेमाल करो, आप मॉड का साइन इस्तेमाल करो। तो अब मैं लिखता हूँ नम मॉड टू, सही है। तो मॉड को ले रहा है ये। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम एक डायरेक्टली एक छोटा सा काम ही कर लेते हैं कि इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए लेट सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, और उसमें मैं कहता हूँ कि नम, जो भी नम की वैल्यू है इसका मॉड ले लो टू से। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मॉड टू से। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक्स के अंदर जो वैल्यू है, यानी एक्स मॉड टू यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिंपल ये कर लूंगा कि मैं चेक कर लूंगा क्या एक्स जीरो है। बात तो वही है ना। मैंने नम मॉड टू का जो रिजल्ट है वो उठा के एक्स में डाल दिया। बाद में मैं चेक कर लेता हूँ कि एक्स जीरो है या नहीं है। इसको चला के देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एंड इफ लगाना था, तो इफ लगाया तो उसका एंड इफ भी लगाना पड़ता है, वो भी लगा दिया। अब हम इसको चलाते हैं। एक्स को डिक्लेयर नहीं कराया है, तो ऊपर एक्स को डिक्लेयर करा देते हैं। इस वजह से एरर दे रहा था। तो इंटर अ वैल्यू टू फाइंड इट द वैल्यू इज इवन और ऑड। अगर हमने 12 डाला तो ये क्या कहता है, इनपुट नम तो ले रहा है ये, नम मॉड टू नो वैल्यू हैज बीन असाइंड टू द इंटीजर एक्स। नम तो एज एन टीचर ही लिया था ना। अच्छा, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं चलेगा, क्योंकि सूडो कोड चला रहे हैं, तो इसलिए हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर लिया, लेट्स सी।
ये छोटी छोटी चीजें तो हमारे पास आएंगी, इसको हम देन एंड दियरी करेक्ट करेंगे। तो अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे 12, तो ये कह रहा है नंबर है इवन। और मैं दोबारा अगर एक नंबर डालूं, दोबारा चलाऊं, और फिर मुझे मुझसे नंबर मांगे, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 23। तो 23 डालने के बाद 23, 23 डालने के बाद और ले रहा है। क्या ये सही काम कर रहा है बेटा? क्या ये सही काम कर रहा है? आप लोगों को सबको नजर आ रहा है? ठीक है ना? तो छोटी मोटी चीजें हैं वो आ सकती हैं। वाई कांट वी यूज स्लैश इंस्टेड ऑफ मॉड? अब्दुल्ला, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि सूडो कोड में दिया हुआ क्या है। तुम्हें याद होगा कि सूडो कोड के अंदर जो दिया हुआ है, जो हमने सूडो कोड गाइड पढ़ी थी, तो वो हमने उसमें उसने एमओडी मॉड ही बताया था। ठीक है। तो मरियम, यहाँ पे देखो इस तरह से हो रहा है कि आपने इन आउटपुट में लिखा इंटर अ वैल्यू टू फाइंड इट इज इवन और ऑड। इनपुट नम करा दिया, एक नंबर इनपुट किया। अब वो नंबर तुमने जो भी डाला उसका टू से मॉड लेगा। मरियम, एक नंबर बताओ मुझे जरा जल्दी से, कोई भी एक नंबर लो। कैन वी यूज ब्रैकेट्स फॉर मॉड? एक सेकंड, इसका बताता हूँ मैं। तो 16 आया। 16 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? जल्दी बताओ मरियम। 16 को 2 से डिवाइड करोगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। सही है? ना ना, रिमाइंडर 8 कैसे बचेगा? क्वेश्चन थोड़ी है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा ना, 2 8 जा 16। तो अब तुम्हारे पास एक्स के अंदर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इस एक्स के अंदर 0 होगा, ये चेक करेगा क्या 0 0 के बराबर है। अगर है तो ये इवन प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होगा तो ऑड कर देगा। अब आया तुम लोगों को समझ ये वाली बात? तो ये सूडो कोड है। यू गैस कैन राइट इट डाउन। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू देते हैं। 45 दे रहा हूँ। तो देखो 45 में बता रहा है कि 45 इज अ वैल्यू विच इज ऑड। बिल्कुल सही चल रहा है। और इसी तरह अगर इसके अंदर मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ जो कि इवन है, तो ये फिर इवन के हिसाब से चलेगा। तो अब मैं इसको इवन के लिए अगर चलाऊं, प्ले का बटन दबाता हूँ, ये मुझसे दोबारा एक बार इनपुट लेगा। और फिर उस दोबारा अंदर जो वैल्यू होगी इनपुट के अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे, इंटर वैल्यू मांग रहा है, इस दफा हम वैल्यू दे देते हैं 12। तो ये जब दोबारा चलेगा तो ये 12 इवन दे रहा है। यहाँ तक बात तुम लोगों को समझ में आ रही है? कोड चलता हुआ नजर आ रहा है? तो ये वाली चीज भी आप अपने पास नोट डाउन कर लो। दैट्स हाउ वी कैन राइट अ सुडो कोड। और हम इस तरह से सुडो कोड लिख सकते हैं। वैसे तो आपको ये सारा काम पेपर में करना होता है, बट ये एक एडिटर बना दिया गया है। और ये एक एडिटर आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है कि आप इसके अंदर जो है अपनी मर्जी से जो भी सुडो कोड लिखते हो। वैसे तो सुडो कोड एक फॉल्स कोड होता है, क्योंकि आज से समझो साल 2 साल पहले ये एडिटर्स नहीं थे ना। ठीक है? तो ये आज से कुछ यानी सालों पहले अवेलेबल नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि बाद में ये एडिटर्स बन गए। वरना ऐसा होता था कि सूडो कोड को चलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। हम सूडो कोड लिख तो लिया करते थे, फिर हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में ट्रांसफॉर्म करके फिर हम उसको जो है वो चला दिया करते थे। बट इससे ये आसानी हो गई हमें कि सूडो कोड एडिटर से ये फायदा हो गया कि फिर हम डायरेक्ट ही इसको चला के देख सकते हैं। ठीक है? बच्चों, तुम लोग को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। किसी को कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। तो ज़ाहिर है ये पहले चला के देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, तो इसलिए मैं तुम्हें चला के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो इफ का एक और सवाल हो गया। अब अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ, वांट वी यूज मॉड नम कॉमा टू। वलीद, मैंने ऐसे ही तो किया है, अगर तुम देखो वहां, अगर यहाँ देखो तो यही काम तो किया है, नम और मॉड। अच्छा, अब जब तुम ये कह रहे हो, हाँ चलो अगर मैं इसको भी चला के देख सकता हूँ कि ये कहता है कि यार मॉड ऑफ टू के लिए अगर चलाना हो, वैसे तो देखो इस एडिटर पे ये काम कर रहा है। अगर तुम इसको मॉड नम कॉमा टू लिख के चलाना चाहते हो तो चलो हम इसको यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि ये कर रहा है नहीं कर रहा। मॉड है, और यहाँ लिख लेते हैं नम कॉमा टू। यही कह रहे हो? यानी नम का मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करेगा। सही है? इसको चला के देख लेते हैं कि ये चल रहा है यहाँ पे। लेट मी एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन मॉड। तो कह रहा है रन अकॉर्डिंग टू ऑल सिबल्स यूज ड्रॉप डाउन बॉक्स इफ इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ये मसला दे रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है एमओडी मॉड छोटा वाला है? एंड इफ, अच्छा, एमओडी मॉड देख लेते हैं। एल्स तो ये आ गया। और क्योंकि रेड दे रहे हैं ना, रेड देने का मतलब है कि गड़बड़ है।
इसको चला के देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा चल नहीं रहा है ये। अगर मॉड ये वाली चीज दे रहे हो तो फिर ये एरर ही दे रहा है, और ये कह रहा है मॉड हैज नॉट बिन डिक्लेयर। अच्छा, बट मॉड की डिक्लेरेशन तो जरूरत नहीं है यहाँ पे इसकी। चेक मॉड देख लेते हैं, एमओडी मॉड है। एमओडी मॉड के लिए तो ये एमओडी मॉड कैपिटल फंक्शन इस्तेमाल करेगा क्योंकि फंक्शन है ये। फंक्शन के लिए डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो भले जिस तरह काम नहीं कर रहा है ये, देखो चला लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन मॉड यहाँ पे ऐसे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इस तरह से कर रहा है वो कि आपने लिखा नम और उसके बाद आपने लिखा मॉड, फिर काम कर रहा है ये। यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। वैसे अगर आप सूडो कोड में लिख लेते हो ना मॉड नम कॉमा टू, गलत नहीं होगा। दैट विल बी करेक्ट एज वेल, मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला भी हमारा सही यहाँ चलते हुए तुम्हें नजर आ रहा है। यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? हाँ ओ टू है, बस ओ टू टी एल एस हो जाएगा। अच्छा, ये बात तुम्हारी सही है क्योंकि सूडो कोड के अंदर दिया हुआ है। अच्छा, यही वाली बात है कि एग्जाम में कैसे पता चलेगा। ये तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस वलीद मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस कर करके ही तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे इसने ऐसे ही दिया हुआ है सूडो कोड जो वो है गाइड। सूडो कोड गाइड में उसने मॉड इसी तरह से दिया था कि आप मॉड लिखते हो और मॉड लिख के करते हो। यहाँ तो नहीं दिखा रहा, बट ये कि जो हमने उसको लिखा हम उसको उस तरह से भी लिख ही सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मरियम सवाल पूछो। सामने वालेकुम अस्सलाम। तो ये पूछना था आपसे कि ये जो आपने अभी स्यूडो कोड लिखा है इसमें, तो ये हम लोग को पूरा जैसे इसको पूरा फॉर्मेट इसका इसी तरह मेमोराइज करके और हाँ लाइक इसी तरह लर्न करना है, या फिर पूरा पूरा लिखना होगा इस तरह से? हाँ, फॉर्मेट तो यही होगा। ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा क्योंकि जब आपने सूडो कोड गाइड पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि डिक्लेयर भी करते हैं। आपको पता है कि इफ किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर इफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैब दे के आउटपुट लिखना है। इफ के बिल्कुल नीचे एल्स होना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप अच्छी प्रैक्टिस में रहोगे। सर अपने सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हैं? क्या बताऊं? आप जो भी यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर उसका नाम बता सकते हैं ताकि इसी में प्रैक्टिस करें? ये तो वो है ना, सूडो कोड प्रो के नाम से लिखा हुआ है ऊपर, ओके। सूडो कोड प्रो एडिटर। तो ये मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो सर इसमें। इसमें मैं तो ये कंफ्यूज हुई थी, यहाँ पे वो एरर्स तो शो कर रहा है कि इसमें हमने क्या इंटरेक्ट किया है। वो एरर इसलिए तो शो कर रहा है कि दायरे मैं तो नॉर्मली सूडो कोड पे लिखता हूँ, ठीक है। सूडो कोड पे आप पेपर जी। पे लिखोगे तो वहां पर इतनी गड़बड़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ यहाँ लिखेंगे तो हम इसके सिंटेक्स थोड़े बहुत भूलेंगे। तो हम उसको देन एंड देयर करेक्ट कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके तो ये तो सर, भी तो बहुत सर बेसिक से हमने शुरू किया ना, जैसे जैसे साथ साथ करेंगे वैसे वैसे हम इसके अंदर ज्यादा एक्सेल कर जाएंगे। जी सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। क्या, यू आर वेलकम। अच्छा, एक सवाल और किसका आ रहा था? अभियान, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जो मैंने मिस किया? किसी का कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया, मुझे बता दो। अच्छा, बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट मॉड डज दैट विल कम। मॉड सिर्फ और सिर्फ जो है वो तुम्हारे पास रिमाइंडर लौटाता है। अब मैं तुम्हें दो सवाल करने के लिए दे रहा हूँ। बाकी ये तो हो गया, तो तुम्हारे पास इवन ऑड भी हो गया। और एक और कौन सा होता है इवन ऑड के अलावा? लेस देन ग्रेटर होता है, इवन ऑड होता है, और इंसर्ट फाइल में भी होता है। पहले मैं एक दे दूं फिर तुम लोग उसको करो। एक सवाल दे रहा हूँ कि राइट अ सूडो कोड टू इनपुट। अब यहाँ पे ना एक से ज्यादा इफ का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये तो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, जो कोड है मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दिया। तो अब मैं कहता हूँ कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट, इनपुट थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स इनपुट करेगा, एंड आउटपुट
द लार्जेस्ट वन, और आउटपुट करेगा लार्जेस्ट वन। 5 मिनट दे रहा हूँ, इसका सूडो कोड लिख के दिखाओ। फिर मैं आप लोगों से पहले आप लोगों का फीडबैक ले लूंगा, फिर मैं खुद कराऊंगा। 3 नंबर इनपुट करा के लार्जेस्ट बता दो, लार्जेस्ट कौन सा है। अब यहाँ देखो, तुम लोगों ने जो भी लिखा है वो इससे ही कुछ मैच करता हुआ होगा, कि आपने 3 नंबर करने। मैं हमेशा सूडो कोड लिखते हुए 3 4 लाइनें शुरू में इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि डिक्लेरेशन की जगह रहे। तो अगर मैं कहता हूँ इनपुट num1 कॉमा num2 कॉमा num3, मैं इसको ए बी सी भी कर सकता हूँ, ए बी सी भी कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये कि मैं num1 num2 num3 करूँ ताकि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम हो। सही है। अब मैं यहाँ दो चीज़ें कर सकता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि अगर num1 बड़ा है num2 से, और उसके साथ साथ ए एन डी एंड गेट लगा दूँ। एंड गेट पढ़ा था लॉजिक गेट्स तुम लोगों ने। और फिर इसके बाद में अगर लिखूँ कि num1 बड़ा है num3 से। अब आ रहा है समझ में? डिफरेंट वेज में बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ एक और तरीका भी होता है वेरिएबल यूज करने का, बट ये मुझे थोड़ा सा आसान लगता है कंपैरेटिवली। तो अगर ऐसा है तो देन लिख के हम कर सकते हैं आउटपुट num1 इज ग्रेटर। ऐसा ही है। num1 की शर्त ये है, वी हैव डन लॉजिक गेट्स हियर। ओ लेवल में तो पढ़ा है ना। तो ओ लेवल में लॉजिक गेट में ए एंड डी एंड लगाने का मकसद होता है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए एंड का काम होता है कि इट चेक्स फॉर बोथ द कंडीशन। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो चलेगा। अब बता दिया मैंने, num1 इज ग्रेटर्स, num1 इज ग्रेटर एल्स। ठीक है, एल्स लिखा। तो एल्स के बाद फिर हम इफ नीचे लिखेंगे। सही है। और उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे, num2 ग्रेटर देन num1 एंड num2 ग्रेटर देन num3। अगर 2 बड़ा है तो 2 1 से भी बड़ा होगा और 3 से भी बड़ा होगा। ऐसा ही है। फिर हम लिख देंगे आउटपुट num2 इज ग्रेटर। क्या ये बात समझ में आती? ठीक है। तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। num2 आ गया। num2 के बाद अब जो आखिरी चीज बचती है, क्योंकि ऊपर और नीचे की दोनों वैल्यू चेक हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये जो दोनों वैल्यू चेक हो सकी हैं ऊपर num1 num2 के लिए, तब तीसरे के अंदर आउटपुट num2 इज ग्रेटर तो लिख देते हैं। सर कैन वी राइट इट इन सिंगल लाइन विदाउट द एंड गेट? तो एंड गेट के बिना कैसे लिखोगे? फिर मुझे लिख के दिखा दो। तो num2 इज ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। 1 मिनट देना मुझे। हाँ, अहमद अब तो नहीं आ रहा होगा, देखो मैंने वो कर दिया ना। तो ये आ जाएगा और फिर आउटपुट हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लिख देंगे num3 इज ग्रेटर। कोई और तरीका है तुम लोगों के पास? अगर कर रहे हो तो फिर मुझसे शेयर कर लेना, तो फिर हम उसको भी चला के देख लेंगे और मैं बता दूंगा कि वो सही है या नहीं है। ठीक है। मैंने एल्स यूज नहीं किया। मैं देख लेता हूँ हसन जो आपने मुझे भेजा है। देखो जो भी आप लिख रहे हो ना, उसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर सकते हो इसी सूडो कोड प्रो पे चला के। तो ये आ गया, देन आउटपुट नंबर 1 इज लार्जेस्ट, 2 इज ग्रेटर देन num1, 2 इज ग्रेटर देन num3, और एल्स आउटपुट num इज लार्जेस्ट। ये जो हसन ने लिखा है ये एग्जैक्टली वैसा लिखा है जो मैंने लिखा है। ऐसे ही हसन, मेरा तुम्हारा बिल्कुल मैच करता हुआ है। बाकी अभियान का करेक्ट आ रहा है। हाँ, ताहा तुम कर सकते हो, मतलब एक्चुअली मैं तो यहाँ थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बहुत सिंपलर वे में लिखना पड़ता है। वरना इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो बाकी हमने जो वेरिएबल्स इस्तेमाल कराए हैं, उन वेरिएबल्स के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिक्लेयर
व्हाट इफ वी यूज एल्स इफ इंस्टेड ऑफ एल्स, लिख सकते हो लेकिन एडिशनल होगा, क्योंकि अगर आप एल्स इफ इस्तेमाल करते हो तो सबसे आखिरी वाला तो एल्स ही होता है ना। तुम ये कह रहे हो कि हम दोबारा आखिरी वाले में भी एल्स इफ लगा लें, तो तुम्हें ये तो पता है कि हमेशा जब दो सारी कंडीशंस चल जाती हैं तो फिर जो आखिरी बचता है वो एल्स ही तो बचता है। तो फिर क्यों इफ लगा रहे हो उसके साथ? आप समझ लो मेरी बात, है ना। नेस्टेड इफ कहलाता है अगर लूप के अंदर लूप आ जाए। तो तुम्हारे पास दो इफ शुरू हुए थे, दो एंड इफ लगा दिए। आई मीन एल्स इफ कंबाइन। ये तुमने अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं जवाब तुम्हें ना एक जरा डॉक्यूमेंट से देता हूँ ना होगा। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सिलसिला ऐसा है। यहाँ सिलसिला ऐसा है कि अब जो तरीका बता रहे हैं ना, हालांकि वो गलत नहीं है, बट समहाउ इसने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। कि ये कहता है कि नंबर एक, इफ के अंदर एल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नंबर एक। दूसरी बात, इफ स्टेटमेंट विदाउट एन एल्स, तो एक तो ये है कि इफ लिख के कंडीशन लिखा तुमने, खत्म हो गया। एक इफ स्टेटमेंट है विदाउट एल्स, वो ये भी लिख सकते हो तुम, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स। ये तो हमने पढ़ा है, ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव और इवन ऑड में पढ़ा है। अच्छा। और अब एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि नेस्टेड में भी ना इसने ये किया है। हालांकि हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं उसमें इफ एल्स था। अब ये क्या कर रहा है, ये इफ को भी अलग कर रहा है। जैसे इफ लिखा, एल्स लिख के एंड इफ कर दिया। अब जब दोबारा शुरू कर रहा है तो ये देख सकते हो तुम कि जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर एल्स के साथ इफ लगाएं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि नहीं, एल्स के साथ नहीं लगाओ, नीचे लगाओ। ऐसा है कुछ, मुझे बताना। ऐसा है कुछ। तो ये इस तरह से है कि फिर यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने ये करना होगा कि एल्स के नीचे फिर हमें उसको करना होगा। तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। तुम लोग को यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो हम इसको थोड़ा इस तरह से लेके चलेंगे। तो ये वाली बात हो गई, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद अब उसको चला के देख लेते हैं हम, फिर हम केस की तरफ भी आ जाएंगे। वी विल डिस्कस कि भाई केस का क्या सिलसिला है। तो हम केस को भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। अब इसी सिमिलर चीज को चलाएं अगर हम, तो इसको फिर किस तरह से चलाएंगे इसको जरा चेक करके देख लेते हैं वहां पे ग्रेटर के लिए। और फिर आगे इसके हम जो है ग्रेटर के बाद फिर केस को देखते हैं, या इसके एक अगले सवाल को देखेंगे जिसमें हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज डाल के। पहले इसको चला लेते हैं एक बार एडिटर पे, और फिर ग्रेड वाला सवाल करते हैं। अब ये चल तो रहा है, थोड़ा सा इसको बेहतर ऐसे कर देते हैं। जैसे ऊपर इंटर 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिखते हैं कि इनपुट फर्स्ट नंबर। सही है, कि पहला नंबर इनपुट करो और उसके बाद इनपुट नम ले लो। फिर इसी लाइन को कॉपी करो और यहाँ डाल के इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर के बजाय यहाँ पे इंटर सेकंड नंबर कर दो। समझ रहे हो? और यहाँ इंटर थर्ड नंबर कर दो। तो थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ द कोड जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब सही है। तो अभी ये चल रहा है। अब हम इसको दोबारा से चला लेते हैं ताकि अब वो लिखा हुआ भी आए कि भाई पहला डालो। देखो लिखा हुआ आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में हमने 23 लिखा, ओके किया। इसने बोला इंटर करो सेकंड नंबर, उसमें हमने 32 डाला, ओके किया। फिर हमसे बोलते हैं थर्ड नंबर 87 डाला, ओके किया। और अब ये बता रहा है नंबर 3 इज ग्रेटर। क्या ये सही काम कर रहा है बच्चों, और आप लोगों को समझ में आ रहा है? सबको ठीक है, समझ में आ रहा है? या आप लोग साथ साथ चलाओ खुद। हम ये इनपुट के साथ भी कर सकते हैं, कॉमा के साथ, हाँ कर सकते हैं आसान। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, अब्दुल्ला अभी भी कोई मौजूद है? अब्दुल्ला, चलो अभी एक सवाल लिखो। केस करवानी है तुम्हें? केस चलो आज देख लेता हूँ, अगर मौका लग जाता है आज ही करा दूंगा। सवाल लिखो सूडो कोड का, कि राइट अ सूडो कोड, राइट अ, हाँ ये होती है लेकिन पढ़ना तो है ना इसको, मतलब ठीक है इट्स फाइन, लेकिन ये है कि हमें पढ़ना तो है। आप लिखो राइट अ सूडो कोड, राइट अ सूडो कोड टू इनपुट परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स एंड आउटपुट ग्रेड, एंड आउटपुट
ग्रेड, समझ रहे हो? मैं ग्रेड बता देता हूँ, ग्रेड शीट के 90 से इक्वल्स ग्रेटर जो है वो ए स्टार है, 80 ग्रेटर इक्वल ए, 70 ग्रेटर इक्वल बी, 60 ग्रेटर इक्वल सी, और 50 ग्रेटर इक्वल्स डी, और 40 ग्रेटर इक्वल्स ई, और लेस देन 40 इज यू। समझ रहे हो? इफ एल्स के जरिए बनाओ। मैं फिर इसको देखता हूँ आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, फिर केस से भी करके दिखाएंगे। तो पहले तो इसका सवाल, इसका लिखो सूडो कोड कि ये परसेंटेज लेगा तुमसे, अगर वो परसेंटेज 90 से ऊपर है उसमें, लेकिन रेंज तुम यही लगाना कि वो 90 से लेकर ग्रेटर इक्वल टू, हाँ मतलब 90 है या 90 से ऊपर है, तो उसमें एक रेंज ये भी बनाना कि वो चलना चाहिए फ्रॉम ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, और एंड करके लेस देन इक्वल्स 100, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। केस स्टेटमेंट सिर्फ बी तक कर दें, उसके बाद डायरेक्ट यू तुम बना लो, मतलब तुम दो तीन की भी कंडीशंस चला लो, मुझे मसला नहीं है। तुम इसको चला के तो दिखाओ मुझे, मतलब स्टार्ट कर लो, यू कैन स्टार्ट। कैन आई यूज केस ऑफ, तुम कर लो, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो कर लो, मना नहीं करूंगा मैं। कैन आई यूज वाइल, इसमें बिलाल वाइल का भी क्या काम है? मैं 10 बच्चों का थोड़ी करवा रहा। वाइल का उस वक्त काम है जब हम लूप लगाएं, तो अभी लूप तो नहीं लगाना ना यहाँ। यहाँ तो ऐसा है कि एक ही बच्चा है, एक ही बच्चे ने अपने परसेंटेज मार्क्स डाले, तो उसका तुमने ग्रेड बनाना है ना। जरा बना के दिखाओ। यू कैन टेक 5 मिनट्स एंड यू गाइस कैन शेयर योर कोड्स। तो इसीलिए कि पहले इफ करो, इफ में बहुत सारे इफ लगाने पड़ेंगे तो बोरिंग लगेगा। फिर उसी बोरियत से बचने के लिए फिर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ केस ऑफ, जिसके अंदर यहाँ पे अगर हमें 3 लाइनें लग रही हैं एक कंडीशन में, तो केस ऑफ के अंदर एक लाइन में काम हो जाएगा। तो पहले मैं इसीलिए ये करवा रहा हूँ, फिर आगे वो कराऊंगा। अब तुम खुद देखो, अगर तुम इसको लिखने जा रहे हो तो हम यहाँ पे, तुम लोगों ने सबने इसी तरह लिखा होगा। आई कैन सी दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। तो तुमने यहाँ पे इनपुट पी ई आर परसेंटेज के लिए लिखा होगा, और फिर तुमने लिखा होगा कि अगर तुम्हारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स 90 है, और फिर दोबारा एंड लगाया होगा, और तुमने लिखा होगा परसेंटेज लेस देन इक्वल्स 100 है। ऐसा ही है ना? तो थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं देन नीचे लेके जा रहा हूँ, वरना मैं उस लाइन पे लिख सकता था। तो देन लिख के आपने आउटपुट कराया होगा ए स्टार, क्या ऐसे ही है? द सेम यू विल गो, फिर तुमने लिखा होगा एल्स इफ। अब यहाँ देखो ना, मल्टीपल लाइंस लग रही है ना। अब एल्स की तरफ जाओगे तो फिर एल्स इफ लिखोगे, फिर एल्स इफ के अंदर तुम बताओगे कि परसेंटेज अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स 80 है, ठीक है, तो फिर तुम दोबारा लिखोगे देन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देन लिख के फिर तुम्हें नीचे आउटपुट लिखना पड़ेगा ए, और ऐसे करते करते तुम चले जाओगे, और लास्ट के अंदर तुम लिखोगे एल्स, और एल्स के बाद तुम लिखोगे नीचे आउटपुट यू। तो ये तो हो गया, इंटर परसेंटेज आ गया, इनपुट परसेंटेज आ गया। इस परसेंटेज के बाद इसकी कंडीशन बना, अगर मेरे पास परसेंटेज, अगर मेरे पास परसेंटेज ग्रेटर देन 100 है, एंड लॉजिकल एंड लगा देते हैं, ए एन डी एंड वाला एंड, और मेरे पास परसेंटेज लेस देन इक्वल्स 90 है, तो 90 से लेकर 100 आ रहा है, तो आउटपुट में करा दूंगा कि जो मेरा ग्रेड इस तरह से, ग्रेड इज ए और स्टार।
मैं ज्यादा नहीं लिख रहा बार बार सबके। फिर इसी तरह चल, एक तो ये आ गई कंडीशन होगी कि परसेंटेज अगर 80 से 89 होनी चाहिए ना, तो परसेंटेज 80 से बड़ी या बराबर है और लेस देन 90 है तो वो 89 होगा। तो फिर हम वहां पे कर देंगे इसके लिए आउटपुट ग्रेड इज ए। अब मैं ज्यादा नहीं जा रहा सबकी करने पे, अब मैं सिंपल एक एल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर सिर्फ चलाने के लिए समझा रहा हूँ, और एल्स लिख के आउटपुट मैं बता दूंगा, अगर उससे कम होती है तो वो यू है। तो आउटपुट करके यहाँ पे मैं यू डाल देता हूँ, ये सिर्फ चलाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी। तो दो एंड इस्तेमाल किए थे, दो एंड इफ हो जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये वाला वाई इनपुट इस पर परसेंटेज है ना। सर लाइन 4 पे आपने 190 को स्वैप किया। बात तो वही है, अगर मैं कंडीशन लेफ्ट पे लिखूं या राइट पे लिखूं बात तो वही है। परसेंटेज अगर, हाँ लेकिन एक गलती हो जाएगी कि वो 100 से ज्यादा गलत कह रहा है ना, इसको लेस देन 100 होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन 90, यहाँ चेक चेंज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड लेस देन इक्वल टू 100, वरना तो वहाँ 100 से ऊपर भी ले जाता। अब सही है, 90 से बड़ा और 100 से छोटा, और 80 से बड़ा और 90 से छोटा। अब सही चल रहा है, अब करेक्शन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, इसको चला के देख लेते हैं। डिक्लेयर में आएगा पीईआर, डिक्लेयर में पीईआर आएगा, मैंने ऊपर पीईआर ही किया है, देख लो मरियम। पीईआर है तो पीईआर ही लिखा है। तो इसको चला लेते हैं, देख लेते हैं, छोटी मोटी अगर कोई गड़बड़ आती है तो आएगी, विल सी दैट। कह रहा है कि एक्सपेक्टेड देन, हाँ इफ लगाया है ना, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ पे भी देन लगाना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीजें प्रैक्टिस के साथ हम कर लेंगे। खैर सूडो कोड में तो मैं लगा लेता हूँ जो लिख रहा होता हूँ, बट हाँ कोडिंग में करते करते छोटी मोटी गड़बड़े आ जाती हैं। अब जैसे अगर मैं 95 दे रहा हूँ तो ये ए स्टार दे रहा है, ऐसा ही है, 95 पे ए स्टार दे रहा है। अच्छा ये मैंने अभी दायरे एल्स करके बोला है ना, तो वो इसलिए वहां पे करके दे रहा है, इसको हम पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, तो फिर ये नहीं करेगा इस तरह। अभी मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है तो इस वजह से ये गड़बड़ दे रहा है, वरना इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं लेट सपोज 90 से 100 की तो उसने बता दी, अब मैं अगर परसेंटेज लेट सपोज 80 90 के अलावा कुछ दे रहा हूँ, जैसे मैंने 45 दे दी, तो फिर उस सूरत में इसको, इसके लिए फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, वरना ये इस तरह से चलेगा नहीं, क्योंकि कंडीशन हमने 90 और 100 की बताई है ना। चलो इसको हम लिख ही लेते हैं, मसला नहीं है, इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ताकि ये पूरा सही से चल जाए। 80 से लेके चले थे, अब 70 से लेके चलेंगे, और लेस देन 80 से लेके चलेंगे, तो हम ग्रेड करेंगे बी। एक आ गया, फिर दोबारा चलाएंगे 70 के बाद 60 के लिए चलाते हैं, 60 से बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए, 70 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आ जाएगा सी, पूरा ही लिख लेते हैं ना। और फिर उसके बाद 60 से बड़ा था, फिर 50 से बड़ा, 50 से बड़ा और 60 से छोटा, तो फिर आ जाएगा डी। वैसे हमें और भी आगे इसके ऊपर एलसिफ एलसिफ लगाने, अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर बाकी सेट करता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 40 है, और लेस देन कितना है 50, है ना, तो फिर ये चलेगा ई तक, और आखिर में फिर एल्स आएगा यू, एल्स आके आउटपुट आ जाएगा ग्रेड इज यू। तो मैंने पूरा इसलिए डाल दिया कि सही से हो जाए, ग्रेड इज यू। बाकी एलसिफ एलसिफ डालने वाली चीज़ें वो सारी डालते हैं। तो इनपुट 90 से बड़ा था, ये आ गया। और अच्छा, ये इफ पे चल रहा था तो हमें इसको एलसिफ पे भी चलाना होगा ना, इस तरह से एलसिफ, तो फिर ऐसा होगा आउटपुट ग्रेड दिस, फिर दोबारा इसी में हम एल्स लगाना पड़ेगा, एल्सिफ ये भी आ जाएगा, ये आ गया एल्सिफ, कि एल्स तो लगाना ही पड़ेगा, आउटपुट हो जाएगा इफ का, फिर यहाँ पे भी एल्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंडेंटेशन थोड़ी देनी पड़ेगी, इंडेंटेशन की वजह से थोड़ा बहुत एरर वगैरह आ सकता है, बट वी विल चेक दिस आउट। जैसे ऊपर से चेक करना पड़ता है, इफ आया आउटपुट ये हो गया, फिर एल्स आ रहा है, एल्स के बाद ये उसके नीचे आना चाहिए, फिर उसका आउटपुट आ गया, ठीक है। फिर अगले एल्स के बाद उसका इफ और आगे जाना चाहिए, फिर ये हो जाएगा, फिर एल्सिफ आएगा, फिर उसके बाद वाले का फिर एल्सिफ और उसमें नीचे जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हमने करनी पड़ेंगी कि हर एल्सिफ के बाद वाला एल्स उससे आगे जाएगा।
ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एल्स लगना है, एल्स। तो अब ये एल्स लगेगा यहाँ से, फिर उस एल्स के नीचे हमारे पास वैल्यू ऑफ इफ आनी चाहिए, ये आ गई। और फिर डी आ जाएगा, ये थोड़ा सा आउट हो जाएगा बट इंडेंटेशन हमें समझनी होगी। तो यहाँ पे यही चीज मैं करके इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम्हें अंदाजा होगा कि यार अगर हम एल्स में करेंगे और बहुत सारे एल्स में करेंगे तो हमें इंडेंटेशन में कितने मसाइल आएंगे, ऐसा ही है ना। तो ये आ सकते हैं इस तरह की चीजें। इसी के लिए फिर आपको जो कराई जाएगी नेक्स्ट चीज, वो कराई जाएगी केस, ताकि केस के अंदर फिर ये मसला हल हो जाए। ठीक है ना, तो ये सब में चला जा रहा है। और फिर एल्स आएगा और फिर आउटपुट आ जाएगा यू, इस तरह से। अब हमने जितने भी लगाए हैं, हमने तकरीबन इसके ऊपर लगाए हैं इफ कितना शुरू 90 से, 1 2 3 4 5 6, सही है ना। तो उतने ही हमें एंड भी करने होंगे। जैसे ये इफ, इस इफ के नीचे ये वाला इफ हो गया, सही है। इसी तरह ये वाला इफ जो है, देखो जैसे इंडेंटेशन लगा रहे, अब वो ये वाला इफ इस इफ का आ जाएगा, ठीक है, इस इफ के नीचे। फिर इसी तरह हमें एंड इफ और लगाने होंगे। तो वैसे एंड इफ ऊपर नीचे और बहुत सारे जाएंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे ये एंड इफ जो ले रहा है, क्या इसमें इंडेंटेशन के मसाइल आएंगे। तो एक एंड इफ ये आ गया, फिर एक एंड इफ ये आ गया। तो ये एंड इफ हमें सबके लिखने पड़ेंगे। तो ऊपर देख लेते हैं, और एक इफ ये आ रहा है, इस इफ के नीचे एल्स है, ऊपर वाला इफ हो गया। एक इफ ये आ रहा था, इस इफ का एंड इफ ये आ गया। हमें सारे चेक करने हैं। फिर एक इफ ये आ रहा है, इसके नीचे वाला एंड इफ यहाँ डालना पड़ेगा। तो ये तो हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह मजीद कोई एंड इफ है, ये आ गया इसके नीचे वाला, और फिर आखिरी वाला जो हमने शुरू किया था उसका एंड इफ आ जाए। तो देख लेते हैं, छोटे मोटे इसमें मसले आएंगे बट ये कि चलेगा ये ऐसे ही। तो हम इसको जरा चेक करके देख लेते हैं कि ये परसेंटेज हमसे मांगता है तो फिर ये किस तरह चलेगा। इंटर परसेंटेज में अगर मैंने डाला 34, तो 34 पे ग्रेड यू सही चल रहा है, 34 पे ग्रेड यू सही चल रहा है। अगर मैं डाल देता हूँ 60 से 70 के बीच, जो कि सी है, तो चलाते हैं इसको, 60 से 70 के बीच का मतलब 65, तो ये सी सही दे रहा है, तो सही है। हमने सारे डाल दिए तो ये काम करके तो दे रहा है ये, सही है। व्हाट इज एंड इफ, जितने भी इफ खोलोगे, जितने भी इफ खोलोगे उतने एंड इफ करने पड़ेंगे, है ना। तो चल तो रहा है भाई, क्या तुम लोग को समझ में आया। 100 0 0 पर डिस्टिंक्शन डालना, चलो वो तुम डाल लेना, वो इतना कोई मसला नहीं है। मुझे बताओ तुम लोग को समझ में आया, आज की क्लास की सारी चीजें समझ में आई। तो ये है, ठीक है। तो क्लियर है क्रिस्टल, तो अच्छी बात है। जुम्मे वाली क्लास होगी, तो जुम्मे को तुम मुझे जरा बता दो कि तुम लोग किस, तो नहीं है। और अब ये बता दो कि जुम्मे को हमने शायद 4 बजे मैंने बताया था ना। हाँ, तो इसलिए तो बता रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें सर कभी सब करके दिखाया अभियान, इसलिए दिखाया है कि तुम्हें मैंने बता दिया कि देखो इसके मसले क्या हैं, यानी इफ को लगाने के मसले क्या हैं, टॉपिक संडे क्या होगा, टॉपिक। और फिर ऐसा कर लेंगे ना, जो टेस्ट है ना, टेस्ट हम वेनेसडे की क्लास में रख लेंगे जो अगले हफ्ते आ रही है, आधे घंटे का रखेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी बढ़ा देंगे तो आधे घंटे का टेस्ट होगा और 45 मिनट की क्लास ले लेंगे। क्योंकि अभी मसला मुझे यही आ रहा है बच्चों का कि ना, बच्चे इस क्लास की डेट के अलावा ना, डे के अलावा बाकियों में फिर बच्चों को मसाइल आते हैं। तो हम टेस्ट का डे वेनेसडे रखते हैं अगला वाला, सही है, ताकि उसमें सबकी अटेंडेंस भी पूरी हो। तो एक तो ये बात आ गई। तो क्लास तो वैसे खत्म होती है, मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल भी ले लेता हूँ और आप लोगों से बाकी भी डिस्कशन कर लेता हूँ। क्लास का मुझे बताओ, आज की सारी बातें क्लियर है सबको।